गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति और उसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे कि 1 लाइनर क्वेश्चन और 2 जो मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी 1 नंबर और 2 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं वो हम इसमें देखेंगे। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे कि किस प्रकार से वो आएंगे और किस प्रकार से आप उन्हें लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और शायद पिछली वीडियो में छूट गए होंगे। वैसे मैंने वहां पे भी कवर अप उनको किया था, लेकिन अगर छूट जाते हैं तो हम उनको यहाँ कवर कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन के झंडे में कितने सितारे हैं? ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन का एक फ्लैग है उसमें कितने स्टार हैं? तो उसमें है 12 सितारे। जो 12 सितारे हैं ये गोल्डन कलर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में 12 नंबर को किसका प्रतीक माना जाता है? यानी यूरोप में 12 नंबर को काफी शुभ माना जाता है क्योंकि ये प्रतीक है यूरोप में पूर्णता का, समग्रता का और एकता का। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है उसमें 12 स्टार ही क्यों दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति किस देश से संबंधित है? ओपन डोर। खुले द्वार की नीति किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? चीन। चीन से संबंधित है खुले द्वार की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरोपियन यूनियन जो एक क्षेत्रीय संगठन है, इसकी जो मुद्रा है, इसकी जो करेंसी है उसका नाम है यूरो। ठीक है, क्या है? यूरो। और यूरो को यूरोपियन यूनियन के 19 देशों ने अपनी मुद्रा बनाया है। ठीक है, उन 19 देशों की जो मुद्रा है, जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है। नेक्स्ट है, अमेरिका के डॉलर के बाद विश्व की सबसे विश्वसनीय मुद्रा कौन सी है? यानी विश्व में पहले नंबर पे जो विश्वसनीय मुद्रा है वो कौन सी है? डॉलर है। और इसके बाद सबसे विश्वसनीय दूसरे नंबर की जो मुद्रा है वो कौन है? यूरो है। ठीक है, इसका साइन भी मैंने यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है, यूरोपियन यूनियन की स्थापना किस संधि के अंतर्गत हुई? कौन सी ट्रीटी थी जिसके अंतर्गत यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी? तो वो संधि थी maastricht संधि 1992 में। ठीक है, इस संधि के बाद किसकी स्थापना हुई थी? यूरोपियन यूनियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया? तो सबसे पहले किस वर्ष किया था? 1962 में। नेक्स्ट है, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई? कई बार डेट भी पूछ लेता है तो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूरा बताना है कि 8 अगस्त 1967 को यानी 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। और अगर आया कि आसियान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है 8 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 क्षेत्रीय संगठनों के नाम बताइए। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़े हैं कि जो क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषता होती है, ये हमने देखा था। तो वैसे ही किन्हीं 2 क्षेत्रीय संगठनों का नाम बताना है। तो वो है, एक आप बता सकते हैं कि एक है यूरोपियन यूनियन जो कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर ये क्षेत्रीय संगठन है। दूसरा है आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व का जो संगठन है वो कौन सा है? आसियान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1957 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1957 में। नेक्स्ट है, आसियान किस क्षेत्र का संगठन है? मैंने अभी बताया था कि जो आसियान है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है, जिससे कि जुड़े हुए हैं चाइना और यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया। मैंने मैप के थ्रू भी आपको बताया था। और यहाँ पर जो बड़ा कॉन्टिनेंट इनके बाद लगता है नीचे दक्षिण में, वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत ने आसियान के साथ कब स्वतंत्र व्यापार समझौता किया? भारत ने किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष आसियान के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता किया? तो ये किया था भारत ने 2009 में, ध्यान रखना इसे। नेक्स्ट है, चीन ने किस वर्ष खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने 1978 में ओपन डोर यानी खुले द्वार की नीति अपनाई थी, जहां पर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के साथ जोड़ा, ठीक है, और उसने अपने देश के दरवाजे और देशों के लिए खोले और अपना इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में किया। तो ये क्या है? चीन की ओपन डोर नीति। तो कब स्टार्ट की गई थी ये? 1978 में। नेक्स्ट है, आसियान क्षेत्रीय संगठन में कितने सदस्य देश हैं? जो आसियान क्षेत्रीय संगठन है उसमें कितने सदस्य देश हैं, यानी वो संगठन जो है वो कितने देशों से मिलके बना है? ये बना है 10 देशों से मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का झंडा किस प्रकार का है? कभी ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है। आसियान का झंडा किस प्रकार है? ध्यान रखना, आसियान और यूरोपियन यूनियन में यहाँ पे आप डिफरेंस पता करना, देखना आप लोग कि क्या क्या इसमें अंतर है। जो आसियान का झंडा है इसमें 10 धान की बालियां हैं, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन में हम 12 सितारों की बात कर रहे थे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 12 नंबर को क्या माना जाता है? एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। लेकिन आसियान में 10 धान की बालियां हैं और झंडे पर बना वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। और ये जो 10 धान की बालियां हैं ये 10 सदस्य देशों की एकता को दिखाता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो इस पे वृत्त बना हुआ है वो भी क्या है? आसियान की एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने 1972 में किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना एकांतवास समाप्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन 1972 से पहले क्या था? अपने देश में था, यानी वो अपनी अर्थव्यवस्था अपने देश के अंदर डेवलप कर रहा था, अपने ही संसाधनों का प्रयोग कर रहा था। लेकिन 1972 में उसने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना एकांतवास समाप्त किया था? तो वो देश कौन सा था? यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या थी? ये भी बहुत बार 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि मार्शल योजना क्या थी। देखिए, जो मार्शल योजना थी वो 1947 में प्रारंभ हुई थी, जब शीत युद्ध वाला वीडियो हमने बनाया था, वो जो चैप्टर हमने पढ़ा था तो वहां भी हमने देखा था मार्शल योजना को, ठीक है। तो मार्शल योजना जो चलाई गई थी वो 1947 में चलाई गई थी, और इस जो ये योजना थी वो चलाई गई थी अमेरिका के द्वारा। और इसमें पश्चिमी यूरोप जो है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना चलाई गई, और उस योजना को क्या नाम दिया गया? मार्शल योजना। और ऐसा नाम इसलिए दिया गया कि अमेरिका के विदेश मंत्री थे तब कौन? मार्शल, तो उन्हीं के नाम पर इसे मार्शल योजना कहा गया, ठीक है। यानी 1947 में इस योजना को चलाया गया, और क्यों? पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए, और किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से, इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तिब्बत के खंपा क्षेत्र में चीनी शासन के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ था? यानी जो तिब्बत का खंपा क्षेत्र है यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था। उन्होंने कहा कि हम जो चीन का ये शासन है इसको नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ये विद्रोह हुआ था 1956 में, ठीक है, 1956 में, ध्यान रखना। और ये जो विद्रोह था वो चला था 19
1959 तक, यानी 1956 में स्टार्ट हुआ और 1959 तक चला ये। अब जब ये जो ये विद्रोह था ये जब चला था तो इसमें तिब्बत को क्या किया गया था, चीन ने अपने में मिलाने की कोशिश की थी। चलिए यही क्वेश्चन हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने किस वर्ष भारत में राजनीतिक शरण ली थी। यानी जब ये विद्रोह हो रहा था तो इस विद्रोह को जो समर्थन प्राप्त था खंपा क्षेत्र में वो था दलाई लामा का समर्थन यहाँ पे इनको प्राप्त था। लेकिन जब चीन ने जबरदस्ती इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की तो उसके बाद जो तिब्बत के धर्मगुरु थे उन्होंने भारत से राजनीतिक शरण ली और वो शरण ली थी 31 मार्च 1959 को, 1959 को, ठीक है। और ये आकर बसे थे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, और कुछ तिब्बती कहाँ बसे थे, मसूरी में, ठीक है। तो भारत से जो राजनीतिक शरण ली दलाई लामा ने वो ली 31 मार्च 1959 को, ध्यान रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो आप जानते हैं कि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन की बाउंड्री है, ठीक है। यानी भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो चीन है वो मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, उसने आज तक मैकमोहन रेखा को आधिकारिक रूप से नहीं माना है, ठीक है। चीन ने कभी भी इसे सीमा रेखा नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो जो चीनी क्रांति हुई थी, जो उसकी साम्यवादी क्रांति थी, वो हुई थी 1949 को। बहुत बार क्वेश्चन आता है 1949 को। और किसकी कौन था इस क्रांति का नेता? वो था माओ से तुंग के नेतृत्व में ये हुई थी। नेक्स्ट है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? ठीक है, पंचशील यानी पांच ऐसे समझौते हुए, वो किन दो देशों के बीच में हुए थे? तो ये हुए थे भारत और चीन के बीच में। ध्यान रखना इसे, किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में हुए थे। और ये हुए थे 29 अप्रैल 1954 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुए थे? 29 अप्रैल 1954 को हुए थे पंचशील समझौते। ये जो पंचशील समझौते हुए थे ये भारत और चीन के बीच में हुए थे और इनमें कहा गया था कि भारत और चीन एक दूसरे की जो संप्रभुता है और अखंडता है इसका सम्मान करेगा, यानी एक दूसरे की जो भूमि है उस पर अपना कब्जा नहीं जमाएगा, जो उसकी सुपर पावर है देशों की वो बनी रहेगी। दूसरा इसमें कहा गया था कि एक दूसरे पर ये आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे की जो आंतरिक सीमाएं हैं या आंतरिक मामले हैं इनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, परस्पर लाभ के संबंध बनाएगा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व इसमें भारत और चीन ने दिखाया था कि 5 समझौते हम दोनों देश के बीच में होंगे। लेकिन जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो ये पंचशील समझौते टूट गए थे, ठीक है। यानी जो भारत चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता था वो समाप्त हो गया था 1962 के युद्ध के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य चीन किस वर्ष बना? तो इसका सदस्य बना था 2001 को, यानी चीन ने WTO की सदस्यता ली थी 2001 में, ठीक है। नेक्स्ट है आसियान वे। ये कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन कि आसियान वे या आसियान शैली किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जो आसियान शैली होती है वो उनका काम करने का तरीका है, किसका? आसियान संगठन का। और कैसा काम का? सहयोग करने वाला, यानी अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज ही क्या कहलाता है? आसियान शैली कहलाता है, ठीक है। इनका कैसे काम करने का? सहयोगपूर्ण काम करने का, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे देशों के साथ जो सदस्य देश हैं वो क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने किस वर्ष कृषि का निजीकरण किया था? ठीक है, एग्रीकल्चर का किस वर्ष निजीकरण किया? तो उसने किया था 1982 में कृषि का निजीकरण। यानी चीन शॉक थेरेपी पे नहीं चला था,
चीन चला था सिस्टमैटिक ढंग से। उसने पहले कृषि का निजीकरण किया और उसके बाद उद्योगों का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि कृषि का निजीकरण किस वर्ष हुआ, वो हुआ 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? जो आसियान है उसका केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? तो वो है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने किस वर्ष उद्योगों का निजीकरण किया? अभी हमने देखा कि चीन ने कृषि का निजीकरण किया था, अब हम देख रहे हैं कि उद्योगों का निजीकरण। तो चीन ने 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। जब उसने कृषि का निजीकरण किया 1982 में, उसके बाद उसने आराम से पहले कृषि को उसने अच्छे से कृषि की स्थिति को उसने बहुत अच्छा किया, उसका निजीकरण करके उसको चरणबद्ध तरीके से किया। उसके बाद उसने उद्योगों का निजीकरण किया 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो आसियान के महासचिव होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रमुख नहीं होते हैं, मेन कौन होते हैं? महासचिव होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर आसियान के प्रमुख अतिथि बन के आए? यानी किस वर्ष भारत ने अपने रिपब्लिक डे पर जो आसियान के 10 देश हैं उनके प्रमुखों को, यानी 10 के 10 प्रमुखों को अतिथि के रूप में बुलाया था? तो बुलाया था 69वें गणतंत्र दिवस 2018 को, ठीक है, 69वें गणतंत्र दिवस 2018 को। और यही इसी के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग, एलजी, ठीक है, सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसी प्रसिद्ध ब्रांड किस देश के हैं जो भारत में ज्यादा प्रसिद्ध हैं? ठीक है, भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। सैमसंग आपने देखे, मोबाइल हैं, टीवी हैं, कार हैं, ये सब किस ब्रांड के हैं? ये जो ब्रांड है प्रसिद्ध ब्रांड, वो किस देश के हैं? तो वो हैं साउथ कोरिया के, दक्षिण कोरिया के हैं, ठीक है। और भारत ही नहीं, विश्व के बहुत सारे देशों में ये जो ब्रांड है ये बहुत लोकप्रिय हैं, ठीक है। तो किस देश के? ये साउथ कोरिया के। कई बार एग्जाम में आता है खासकर सैमसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, आसियान, भारत, चीन के बाद, यानी 4 हैं, यूरोपियन यूनियन, आसियान, भारत और चीन। इनके बाद सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में किसे देखा जाता है? ठीक है, यानी अमेरिका जो सत्ता है विश्व में, इसके बाद तो ये 4 केंद्र हैं जहां पर सत्ता के वैकल्प हैं, लेकिन इसके अलावा भी विश्व में और वैकल्पिक केंद्र हैं। तो किन 2 देशों को माना जाता है? तो वो है जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है। यानी वैकल्पिक केंद्र के रूप में किसे देखा जाता है? जापान और दक्षिण कोरिया को आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण यानी परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था? तो भारत ने अपना जो परमाणु परीक्षण किया था वो 1998 में किया, और पहला किया था 1974 पोखरण, ठीक है। पहला किया था 1974 पोखरण में और दूसरा 1998 में, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके बाद भारत और चीन के बीच तनाव हुआ था 1998 में, जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट है, सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी और होंडा आदि ब्रांड किस देश के हैं? तो ये जो सारे ब्रांड हैं ये किस देश के हैं? जापान के। यानी जापान और साउथ कोरिया को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम पे ये सत्ता के विकल्प हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन से कौन सा देश बाहर हुआ है? तो यूरोपियन यूनियन इससे कौन सा देश बाहर हुआ है? ब्रिटेन हाल ही में इससे क्या हुआ है? बाहर हुआ है, ठीक है। चलिए, ये तो थे सत्ता की वैकल्पिक केंद्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे हमने देखे थे, लेकिन हमने फिर से रिवीजन किए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो छूट गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे उनको कवर किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तब तक आप इनको देखते रहिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके इस टाइम पे और आने वाले कभी भी टाइम जब भी आप एग्जाम दो तो ये सब में काम आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।